नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी न्यूज एट 9 में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। 22वें विधि आयोग ने पेश की सिफारिशें, देशद्रोह कानून को बताया जरूरी। आईपीसी की धारा 124A में परिभाषित है देशद्रोह। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 हुई जारी, दुनिया के हर 5 में से 1 लोग हैं नशीले ड्रग्स के आदी। यूएनओडीसी जारी करता है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। और बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सालाना रिपोर्ट से भारत हुआ बाहर। भारत द्वारा बच्चों के प्रति अपनाए गए सुरक्षा उपायों का दिया हवाला। 2010 से ही इस रिपोर्ट में होता था भारत का जिक्र। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीते दिनों यूएनओडीसी यानी ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब हर 5 में से 1 लोग नशीले ड्रग के आदी हो चुके हैं। इस हिसाब से वैश्विक लेवल पर करीब 39.5 मिलियन लोग नशीले ड्रग के लत का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में नशीले ड्रग की लत से जूझ रहे लोगों में पिछले दशक के मुकाबले 45% से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दुनिया भर में 296 मिलियन लोग नशीले ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और ये पिछले दशक के मुकाबले 23% ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, एम्फेटामिन और ओपियोइड जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का तेजी से और आसान उत्पादन बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया के दवा बाजारों के स्वरूप को नकारात्मक रूप से बदल रहा है और भारत में ओपियोइड इस्तेमाल से प्रभावित लोगों का सबसे ज्यादा प्रसार देश के पूर्वी हिस्सों में देखा गया है, जबकि ओपियोइड इस्तेमाल से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी संख्या यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम भारत में पाई गई है। इसके साथ साथ ये संख्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कुछ पश्चिम मध्य भारत में भी पाई गई है। यूएनओडीसी के मुताबिक एशिया का अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र गोल्डन क्रिंसिट के देश अफगानिस्तान में मेथाम्फेटामाइन के उत्पादन में इधर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान में ही दुनिया के लगभग 80% अवैध अफीम पोस्ट का उत्पादन किया जाता है। अफीम पोस्ट का इस्तेमाल हेरोइन बनाने के लिए किया जाता है। यूएनओडीसी संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक कार्यालय है और इसे साल 1997 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। यूएनओडीसी को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, उनके दुरुपयोग और इनके कारण होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए स्थापित किया गया है। देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग के बीच 22वें विधि आयोग ने इस कानून पर अपनी सिफारिशें पेश की हैं। आयोग ने भारत की अखंडता के लिए देशद्रोह कानून को जरूरी बताया है और साथ ही कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का भी जिक्र किया है। वर्तमान में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी तरह से, चाहे बोलकर या लिखकर या किसी संकेत से या फिर अन्य तरीके से कानून के तहत बनी सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष जाहिर कर सकता है या जाहिर करने की कोशिश करता है, उसे देशद्रोह माना जाता है। देशद्रोह के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि जब 1860 में आईपीसी लागू किया गया तब उसमें देशद्रोह कानून शामिल नहीं था। इसे 1870 में आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह संशोधन के तहत शामिल किया गया। हालांकि जब आईपीसी के मसौदे को लाया गया था तब उस मसौदे में देशद्रोह कानून शामिल था, मगर आईपीसी को लागू करने के दौरान इसे हटा दिया गया था। ब्रिटिश राज में देशद्रोह कानून लाने का मकसद ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों के विचार को अभिव्यक्त करने से दबाया जा सके। देशद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में
केदारनाथ सिंह केस में कुछ फैसले दिए। इस फैसले में कहा गया कि सरकार की आलोचना या फिर सरकार के प्रति असहमति जताने भर से देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। देशद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी ऐसा काम किया गया हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। आपको बता दें कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। आयोग ने सुरक्षा उपायों के तहत इस अपराध की प्रारंभिक जांच इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ही किए जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा की अधिकतम अवधि को कम करने की भी सिफारिश की है। इसके तहत इसे आजीवन कारावास से घटाकर 7 साल तक करने की बात कही है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम में 6 बजे हो चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। नेचर जर्नल में छपे एक रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ही स्टेम सेल से मानव भ्रूण का एक मॉडल बनाया है। ये एक ऐसी सफलता मानी जा रही है जो शुरुआती मानव के विकास को समझने में मदद कर सकती है। साथ ही इससे ये भी समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ प्रेगनेंसी क्यों और कैसे फेल हो जाती हैं। स्टेम सेल शरीर की मूल कोशिका होती है। स्टेम सेल सबसे पहले भ्रूण की कोशिका में बनती है। स्टेम सेल विभाजित होने के बाद भी अपनी पुरानी स्थिति में मौजूद रहते हैं। इसी कारण से इससे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है। मतलब स्टेम सेल से शरीर के किसी अंग की कोशिका तैयार की जा सकती है। चूंकि स्टेम सेल ब्लैंक सेल होते हैं, इसलिए इनमें शरीर के भीतर के करीब सभी तरह की कोशिकाओं का विकास किया जा सकता है। ये ऊतकों की अंदरूनी मरम्मत का काम भी करते हैं। ये सेल आपस में विभाजित होकर दूसरे खराब कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति भी करते हैं। विभाजन के बाद इनसे बनने वाले सेल के भीतर भी वे सभी गुण मौजूद होते हैं जो स्टेम सेल में मौजूद होते हैं। ये सेल ऐसा तब करते रहते हैं जब तक मानव जिंदा रहता है। आमतौर पर स्टेम सेल को 4 प्रमुख प्रकारों जैसे टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और यूनिपोटेंट में बांटा गया है। वर्तमान में स्टेम सेल दुनिया भर में मेडिकल रिसर्च का एक अहम घटक है। जानकारों का दावा है कि स्टेम सेल्स कई बड़ी बीमारियों का समाधान भी कर सकती है। वहीं कोशिका हमारे शरीर का सबसे अहम खंड है। ये शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की खास कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानव शरीर में करीब 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मौजूद हैं जो यकृत, त्वचा और मांसपेशी जैसे 200 से ज्यादा प्रकारों में बटी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी सालाना रिपोर्ट से भारत को बाहर कर दिया है। रिपोर्ट से भारत को हटाने के लिए गुटेरेस ने केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के प्रति किए गए सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। अपनी इस ताजा रिपोर्ट में गुटेरेस ने यह भी कहा है कि भारत ने विशेष प्रतिनिधि के सुझाव पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में सुरक्षा बलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, बच्चों पर घातक या गैर घातक हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाना और पैलेट गन के इस्तेमाल को बैन करना शामिल है। एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले साल की रिपोर्ट में अपने विशेष प्रतिनिधि के साथ भारत सरकार की भागीदारी की सराहना की थी और कहा था कि इससे चिंता की स्थिति वाले देश के रूप में भारत को हटाया जा सकता है। 2010 से ही बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती
और इस्तेमाल के लिए भारत का जिक्र किया जाता था। भारत के अलावा इसमें बुर्किना फासो, कैमरून, चार लेक बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस सहित अन्य देशों का भी जिक्र होता है। भारत का जिक्र जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा सशस्त्र समूहों के साथ संघर्ष में बच्चों को हिरासत में लेने के लिए किया जाता था। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर देश में बच्चों को हिरासत में लेने के लिए भी किया जाता था। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया भर में करीब हर 5 में से 1 लोग नशीले ड्रग के आदी हो चुके हैं। 2010 से आज तक बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल के लिए भारत का जिक्र किया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के लगभग 80% अवैध अफीम का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, देशद्रोह कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 1860 में आईपीसी लागू किया गया तभी से देशद्रोह कानून शामिल है। ब्रिटिश राज में देशद्रोह कानून लाने का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के विचार को दबाना था। देशद्रोह के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को अब देख लेते हैं। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक। सही जवाब है विकल्प बी यानी त्रिपुरा। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। एलपीजी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाना जाता है। वहीं बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल में शामिल देश है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई थी, न कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। इसके अलावा शेष सभी कथन सही हैं। तो फिलहाल के लिए आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।